केंद्र का बजट आया, यूपी को किया, अगले साल चुनाव होने हैं तो लाव लश्कर होना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में, पिछले बजट में थोड़ा सा बिहार पर फोकस रहा। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश को जो मिलना चाहिए था वो मिला, और क्या क्या मिला है जिससे उत्तर प्रदेश में एक मजबूती बनेगी? जी देखिए, ये वित्तीय अनुशासन को समर्पित बजट है हमारा। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है और विकसित भारत के लिए एक समृद्ध और मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। आप स्पेशली इसमें जो भी सुधार और जो भी कंडीशंस किए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी है, बनारस है, और मेट्रो सुविधाओं के लिए कहा है, मेडिकल हब के लिए कहा है, प्रयागराज में बताया है, मतलब काफी कुछ दिया गया है। लेकिन इसको कोई चुनावी या वैसा बजट नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये न इसमें बहुत लुभावी घोषणाएं हैं, न बहुत ही विकट सुधार दिखाए गए हैं, बल्कि वैश्विक उथल पुथल को ध्यान में रखते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और स्थिर बनी रहे, इसके लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में किया गया है, उन्हीं को हमको और आगे बढ़ाना है, और उसके लिए ही सारा कुछ है। कोई स्पेशल बहुत लुभावना बजट नहीं है ये। और ये जिसे कहना चाहिए, मैंने पहले भी कहा कि वित्तीय अनुशासन को समर्पित ये बजट है, क्योंकि ये सब वैश्विक आधार को रख के, क्योंकि जितना भी टैरिफ की मार और ये सब चल रहा है, तो इसका जो है हमारा आत्मनिर्भर और अनुशासन आर्थिकी बनी रहे, उसकी दिशा में एक ये कदम है। चलिए, आपने कहा कि अनुशासन और जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उसके अनुरूप जो है वित्तीय अनुशासन का बजट है। वित्तीय अनुशासन शब्द बड़े भारी भरकम यूज किए हैं। अब उस अनुशासन जो है वो धरातल पर कितना उतरता है आम जनजीवन को लेकर, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है श्वेता जी। बहरहाल मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, हमारे साथ पूजा जी भी जो है। पूजा जी, क्योंकि लोक लुभावन वाला नहीं है, ये तो बात तय हो गई, क्योंकि कई वर्गों को अगर 8 वर्गों में अगर बजट को बांटे तो महिलाओं के लिए इतना कुछ खास नहीं आया है, युवाओं के लिए एआई पर आधारित गेमिंग सेक्टर की बात चल रही है, कृषि क्षेत्र को इतना ज्यादा नहीं किया जा रहा है जितना उसको बूस्ट करना चाहिए था। कई तरह की चीजें आई, हालांकि सबकी राय अपनी अपनी हो सकती है। आप इस बजट को किस क्षेत्र में सबसे बेस्ट मान रही हैं? जी आपको नमस्कार कुलभूषण जी, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। हमें अगर इस बजट की बात की जाए तो इस बजट में करेंगे कि नहीं करेंगे, पर जो सीरियस डिजीज होती हैं उनकी जो मेडिसिन को लेकर के इस बजट में चर्चा की गई है कि उनके जो है कॉस्ट को कट डाउन किया जाएगा। ये जो है एक सही तरीके से देखा जाए कि बात की गई हुई है। और उसके अलावा आप बजट को उठा करके देखेंगे, आपने भी शायद उस पर कल जब बजट आया है तब डिबेट किया होगा, सबने जो है सीतारमण जी को कंटिन्यूअसली सुना जब वो बजट पेश कर रही थी। कुलभूषण जी, आपको ये पता चला होगा कि ये आम बजट तो नहीं है, जनता के लिए बजट नहीं है, ये आम जनमानस के लिए बजट है ही नहीं। ये बजट जो है फोकस करके रखा गया हुआ है कि जो स्ट्रक्चरल बॉडी है उस पे कर ले या मैन्युफैक्चरिंग कर ले। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, मुझे लगता है कि बजट जब चालू भी नहीं होता सत्र और सारे मीडिया हाउसेस चला रहे थे कि बजट पहली बार जो है रविवार को बजट सत्र होगा, पहली बार जो है, दूसरी बार रविवार को शेयर मार्केट खुलेगा, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था दूसरी बार शेयर मार्केट रविवार को खुलेगा या फिर कितना गिरेगा ये देखना जरूरी होगा। और आपने देखा कि जैसे ही बजट अनाउंसमेंट चालू हो गया और आपको शेयर मार्केट गिरते चले गए। और इसमें भी जो है श्वेता रमण जी ने किसानों के लिए जो बात कही, किसानों के लिए बात कही उन्होंने कि हम कर्ज बढ़ा करके देंगे। कर्ज बढ़ाने से किसानों की आय तो नहीं बढ़ रही है, सब्सिडी की भी बात नहीं की गई, एमएसपी की बात नहीं की गई। अब कि हमने देखा आलू के किसान कितने परेशान हुए, उसकी भी बात नहीं की गई। बात नहीं की गई कि जो किसान हैं जो उनके ऊपर जो उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई, जो यूरिया के लिए परेशान होते हैं, अभी नैनो उर्वरक करके जो है कोटेड लेकर के आते हैं, नैनो उर्वरक काम नहीं कर रहा है, फर्टिलाइजर्स उनको मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसके क्षेत्र में क्या बात करेंगे, उस पर बात नहीं किया। हाँ, साउथ इंडिया पर थोड़ा सा फोकस किया था कि स्पेसिफिक हो गई हुई थी कि कोकोनट जो फार्मर्स हैं उनकी बात कर रही थी। आप सबका नाम ले रहे थे, उनके लिए कुछ लेकर के नहीं चले आ रहे थे। तो जितना ये बजट है ना, तो महिलाओं के, आपने भी देखा महिलाओं को भी क्रेडिट कार्ड देंगे, मतलब सबके ऊपर लोन उठा करके दे देंगे, आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। युवाओं के लिए बोल रहे हैं, गेमिंग सेक्टर्स के लिए, कौन से युवाओं के लिए बोल रहे हैं? जो 18 से लेकर के 35 की आबादी है वो 36% है और इनको गेमिंग सेक्टर में नहीं जाना है। अब ये निकल चुके हुए हैं, इनको अब रोजगार चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं 2012 में पैदा हुए जिनकी मैक्सिमम एज 14 साल है,
वो ग्रेजुएशन में अब जाएंगे, उनके पास वो ऑप्शन है, वो डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जो जिनकी जो मास पॉपुलेशन है जिसको अभी वर्तमान में रोजगार चाहिए, वो उस आप उनको प्रोवाइड भी नहीं करा सकते। जो गेमिंग सेंटर्स की बात कर रहे हैं, आप साल भर में क्या करेंगे? गेमिंग सेंटर्स की दीवारें बनाएंगे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे? तब तक इनकी उम्र और पार हो जानी है। तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर नहीं कर पाए। हाँ, आपने पूछा था कि उत्तर प्रदेश को क्या दिया है। उत्तर प्रदेश में फिर चर्चा की गई कि वाराणसी को जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिया जाएगा। पर ये कुलभूषण जी चिंताजनक है कि वाराणसी हमारा क्योटो भी बन रहा था। वाराणसी में आप क्योटो बन गया हो तो बता दीजिए। हम जो है उत्तर प्रदेश में 100 स्मार्ट सिटी भी बना रहे थे, बन गया हो तो बता दीजिए। अभी हम सरकार अभी जो फंड एलोकेट किया जा रहा था उसमें कहा जा रहा था कि जो है हम जो फैसिलिटीज है, जो हेल्थ सेक्टर्स है, उनको जो है बढ़ाने का और कार्य करेंगे। जो वर्तमान के हेल्थ सेक्टर हैं वही वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, आप और कहां से बढ़ा दे रहे हैं देंगे? तो जो आप पहले नहीं लेकर के आए वो ये बोल देने वाली बातें। यहाँ तो आम जनमानस की चर्चा नहीं होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ नहीं छोड़ा, सारे जो है सेक्टर्स का नाम ले लिया और सारे सेक्टर्स का नाम लेकर के एक कागज में कागजी बातें कर दी। पर प्रैक्टिकली वो कहाँ पे कितने हद तक पहुंच रहा है, लाभ मिलने की बात तो कहीं पर है ही नहीं। किसी को लाभ नहीं मिल रहा है कि ये आपको नौकरी मिल जा रही हो या किसानों की आय दोगुनी हो जा रही है, किसानों की आय में वृद्धि हो जा रही है, या फिर उनको सब्सिडी मिल जा रही हो या उनकी सब्सिडी में वृद्धि कर दी गई हो, या फिर जो है उनके जो उर्वरक उनको जरूरत पड़ती है, लाठियां खाते हैं, उसके लिए कुछ अनाउंसमेंट कर दिया गया हो, नहीं किया गया हुआ है। हाँ, हॉस्टल्स बनाएंगे 75, यूपी में 75 जिले हैं तो 75 हॉस्टल्स बनाएंगे। शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि यूजीसी के पहले से ही गाइडलाइन में फिक्स है कि अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज लैंड प्रोवाइड करती हैं तो सरकार फंड देती है, तो यूजीसी फंड एलोकेट करती है। अगर आपको महिला हॉस्टल बनाना है तो महिला हॉस्टल बनाने के साथ साथ में आप एक चौकी की भी डिमांड कर सकते हैं, तो भी आपको फंड एलोकेट होगा। आपको जो है यही कह देते कि जितने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के पास में लैंड है आप लोग प्रोवाइड करिए। अगर आपके पास में नहीं है तो सरकार की लैंड अगर आपके आसपास में है तो आप बताइए, हम प्रोवाइड करते हैं। आप लेकिन जो है यूजीसी में अपना गर्ल्स हॉस्टल बनवाइए, वो ज्यादा सेफ्टी पड़ता है। चलिए ठीक है, मैं आता हूं पूजा जी आपके पास। हॉस्टल्स के देखिए, एमएसएमई जो क्षेत्र है वो सक्षम, अगर सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए छोटे बड़े सभी कारोबारियों को भी साथ आना होगा और इसके साथ साथ नौकर को भी अपने रंग ढंग बदलने होंगे। इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये कोई आम बजट नहीं है, ये गैर पारंपरिक बजट प्रस्तुत किया है हमारी निर्मला सीतारमण जी ने। इसके लिए इसकी व्याख्या भी उसी तरह से की जानी चाहिए जो पारंपरिक आधार है, उसके आधार पर बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं बिल्कुल एग्री हूं आपकी बात पे। आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है, आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि जो भी निर्णय लिए गए हैं या जो भी कुछ बजट में है वो है आम आदमियों के लिए। भले आज नहीं दिखाई पड़ रहा है वो आपको, लेकिन जो उसके जरिए सुधार आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि आर्थिक और वित्तीय अनुशासन, इसका प्रमाण है कि राजकोषीय घाटा कम किया जा रहा है। तो जब राजकोषीय घाटा कम होगा तो पैसा हमको खर्च करना है अपनी योजनाओं पर और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।